नमस्कार। चलिए आज सफर करते हैं एक ऐसी दुनिया का जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। गैब्रियल गार्सिया मार्केज का 100 साल का अकेलापन। तैयार हो जाइए इस जादुई और उलझी हुई कहानी की परतों को खोलने के लिए। सोचिए जरा, क्या हो अगर किसी के पूरे परिवार की तकदीर, उसकी किस्मत पैदा होने से पहले ही लिख दी गई हो। यही वो सवाल है जो बुएंदिया परिवार की 7 पीढ़ियों के हर लम्हे पर हावी रहता है। तो बुएंदिया परिवार की कहानी ना, वो दो जबरदस्त ताकतों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ है एक जिप्सी की रहस्यमयी भविष्यवाणी जो उनके आने वाले कल के सारे राज खोल देती है, और दूसरी तरफ है एक बहुत ही पुराना खौफनाक डर, एक श्राप कि उनके बच्चे सूअर की पूंछ के साथ पैदा हो सकते हैं। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं, जहां एक सपने से एक शहर पैदा होता है। माकोंडो की शुरुआत बिल्कुल एक सपने जैसी है। इसके जो फाउंडर हैं होसे आर्काडियो बुएंदिया, वो एक कत्ल के बोझ से भाग रहे हैं और एक ऐसी नदी किनारे पहुंचते हैं जहां उन्हें आइनों के शहर का सपना आता है। और बस वहीं पर वो दुनिया से कटकर अपना एक जन्नत जैसा शहर बसा लेते हैं। और फिर माकोंडो के इस शांत अलग थलग जिंदगी में आते हैं जिप्सी। और ये सिर्फ व्यापारी नहीं है, ये तो बाहरी दुनिया का जादू, हैरत और नया नया ज्ञान लेकर आते हैं। उनके आने से माकोंडो का भोलापन हमेशा के लिए बदल जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां चुंबक को मतलब मैग्नेट को स्पेन के राजाओं का 8वां अजूबा माना जाए और बर्फ देखने के लिए पैसे लगें। यहीं से मार्केस का वो मशहूर जादुई यथार्थवाद, मैजिकल रियलिज्म शुरू होता है, जहां रोज की जिंदगी में भी नामुमकिन सी चीजें बिल्कुल आम लगती हैं। लेकिन देखिए, ज्ञान की यही प्यास, यही जुनून होसे आर्काडियो बुएंडिया को पागलपन की ओर धकेल देता है। वो दुनिया के राज सुलझाने में इतने खो जाते हैं कि उनका अपना ही परिवार उन्हें आंगन के एक पेड़ से बांध देता है, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारते हैं। ये बुएंडिया परिवार के मर्दों के जुनून और उनके दुखद अंजाम का एक बहुत बड़ा सिंबल है। माकोंडो का वो भोलापन, वो शांति अब खत्म होती है। अब हम कहानी के एक ऐसे हिस्से में जा रहे हैं जो खून खराबे, जंग और गहरे अकेलेपन से लिखा गया है। और इस जंग के बीचों बीच है कर्नल ऑरेलियानो बुएंदिया, होसे आर्काडियो का दूसरा बेटा, जो कभी एक सीधा साधा सुनार हुआ करता था। वो अब लिबरल और कंजर्वेटिव पार्टियों के बीच चल रही न खत्म होने वाली सिविल वॉर का सबसे बड़ा हीरो और सबसे बड़ी ट्रेजेडी बन जाता है। कर्नल की जिंदगी ना एक अजीब से बेमतलब के चक्कर में फंस जाती है। वो 32 लड़ाइयां शुरू करता है और सारी की सारी हार जाता है। आखिरकार उसे समझ आता है कि ये जंग अब किसी सिद्धांत के लिए नहीं, सिर्फ गुरूर के लिए लड़ी जा रही है। तो वो शांति संधि पर साइन करता है और अपनी बाकी की जिंदगी सोने की छोटी छोटी मछलियां बनाने और उन्हें पिघलाने में गुजार देता है, जो उसकी बेकार की कोशिशों का प्रतीक है। और इन जंग के सालों में कर्नल के अलग अलग औरतों से 17 बेटे हुए। जी हां, 17, और हर बेटे का नाम ऑरेलियानो ही रखा गया था। लेकिन उसकी शोहरत ही उसके खानदान के लिए श्राप बन जाती है। एक सोची समझी साजिश के तहत उसके 17 के 17 बेटों को, जिनकी पहचान उनके माथे पर लगे राख के क्रॉस से होती है, एक ही रात में बेरहमी से मार दिया जाता है। ये उस दौर की सियासी हिंसा की क्रूर हकीकत को दिखाता है। जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन माकोंडो पर एक नया खतरा मंडराने लगता है। तरक्की के मुखौटे में छिपा विदेशी शोषण। रेलगाड़ी के आने से माकोंडो पहली बार बाहरी दुनिया से ठीक से जुड़ता है, लेकिन ये तरक्की अपने साथ एक अमेरिकी केले की कंपनी भी ले आती है, जो देखते ही देखते पूरे शहर की जिंदगी और इकोनॉमी पर कब्जा कर लेती है। ये लैटिन अमेरिका में विदेशी कंपनियों के शोषण का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इसी मॉडर्न होती दुनिया के बीच हमें मैजिकल रियलिज्म का सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। रेमेडियोज, जिसकी खूबसूरती मर्दों के लिए जानलेवा है, वो एक दोपहर कपड़े सुखाते सुखाते उन्हीं चादरों के साथ आसमान में उड़ जाती है। ये एक ऐसा कमाल का पल है जो दिखाता है कि माकोंडो में लॉजिक और जादू एक साथ कैसे रहते हैं। लेकिन इस सुनहरे दौर का एक काला सच भी है। केले की कंपनी मजदूरों का बुरी तरह से शोषण करती है, और ये देखकर होसे आर्काडियो सेगुंडो, जो कर्नल का भतीजा है, वो मजदूरों को बेहतर हालात के लिए हड़ताल करने के लिए इकट्ठा करता है। और फिर इस उपन्यास का सबसे खौफनाक पल आता है। सेना शांति से प्रदर्शन कर रहे 3000 से ज्यादा मजदूरों को घेरकर गोलियों से भून देती है। 3000 ये एक चौंका देने वाला आंकड़ा है, और ये घटना 1928 में
कोलंबिया में हुए असली केले नरसंहार पर आधारित है। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? सरकार इस नरसंहार को मानने से ही इनकार कर देती है। लाशों से भरी ट्रेन को समंदर में फेंक दिया जाता है और मकोंडो की याददाश्त से इस घटना को ऐसे मिटा दिया जाता है जैसे ये कभी हुई ही नहीं थी। ये सामूहिक याददाश्त और इतिहास को मिटाने की एक जबरदस्त मिसाल है। इस कत्लेआम के बाद ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद माकोंडो को सजा दे रही हो। शहर पर एक ऐसी बारिश शुरू होती है जो 4 साल 11 महीने और 2 दिन तक लगातार बरसती रहती है। ये बाढ़ सिर्फ केले के बागानों को नहीं, बल्कि माकोंडो की खुशहाली और उसकी यादों को भी हमेशा के लिए बहा ले जाती है। अब हम इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, जहां वो भविष्यवाणी और वो पुराना श्राप आखिरकार एक हो जाते हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं बुएंदिया परिवार की आखिरी पीढ़ी तक। माकोंडो अब एक खंडहर है और इसी अकेलेपन और तबाही के बीच परिवार का सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। ऑरेलियानो बाबिलोनिया और उसकी अपनी सगी चाची अमारांता उर्सुला एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत कर बैठते हैं। एक ऐसी सच्ची और गहरी मोहब्बत जो उनके परिवार में किसी को नसीब नहीं हुई, लेकिन यही मोहब्बत उनका अंत भी बनती है। और उनके इसी प्यार से सदियों पुराना वो श्राप हकीकत बन जाता है। एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन उसकी पीठ पर एक सूअर की पूंछ है। ये बुएंदिया खानदान के खात्मे का पक्का सबूत है। और ठीक इसी वक्त जब उसका बच्चा चींटियों का निवाला बन रहा होता है, आखिरी ऑरेलियानो आखिरकार मेल्कियादेस की उन पांडुलिपियों को पढ़ लेता है जो 100 साल से घर में रखी थीं। उससे एहसास होता है कि उन पन्नों में उसके परिवार का पूरा इतिहास लिखा है और वो अपने ही परिवार के अंत की कहानी पढ़ रहा है, ठीक उसी पल जब वो सब सच हो रहा है। और जैसे ही ऑरेलियानो आखिरी लाइन पढ़ता है, एक भयानक तूफान, एक हरिकेन माकोंडो को जड़ से उखाड़ फेंकता है। आइनो का वो शहर और बिंदिया का पूरा खानदान हमेशा के लिए धरती से मिटा दिया जाता है। बिल्कुल वैसा ही जैसा भविष्यवाणी में लिखा था। नोवेल इस लाइन पर खत्म होता है कि जिन नस्लों को 100 साल के अकेलेपन की सजा मिली थी, उन्हें धरती पर दूसरा मौका नहीं मिलता। और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने के लिए मजबूर है, और क्या अकेलेपन में डूबा कोई भी समाज हमेशा तबाही की तरफ ही बढ़ता है।